वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो ये आपके गवर्नमेंट बजट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका मीनिंग बजट का और दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इसमें हम गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा एक चार्ट मैंने बना दिया है, इसी को हम पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक को लेंगे कि ये क्या होता है। ओके, so here you can see that government budget is first divided into two categories, that is the revenue budget and the capital budget. Okay, then if we talk about the revenue budget, then revenue budget is further divided into two, right? The revenue received and the revenue expenditure. भाई एक तो या तो जो भी गवर्नमेंट के पास में रिसीप्ट आएंगी और दूसरा फिर उसके गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर्स होंगे। ये रिवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं हम। तो रिवेन्यू वाले जो हैं ये सभी अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर रिवेन्यू रिसीव्ड जो होती है वो भी दो में डिवाइड कर दी, एक टैक्स रिवेन्यू एंड सेकेंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, द टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो in this way we can see that the revenue received are collected. Second is the revenue expenditure. So revenue expenditure is divided into two, planned revenue expenditure and the non-planned revenue expenditure. Likewise here you can see the capital budget. Capital budget is further divided like the revenue budget into two, capital received and capital expenditure. And here also the capital expenditure further divided into two, planned capital expenditure and non-planned capital expenditure, right? So let's discuss it one by one. तो स्टूडेंट्स अब हम पूरे कंपोनेंट्स को वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू बजट के बारे में। तो जो हमारा पूरा आप देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट बनाया हुआ है उसमें देखें कि रिवेन्यू बजट जो है वो क्या होता है। सबसे पहले रिवेन्यू बजट था, फिर दूसरा कैपिटल बजट। तो रिवेन्यू बजट क्या है? इट शोज द करेंट रिवेन्यू रिसीट्स। करंट रिवेन्यू रिसीट्स मतलब उसी साल में वो जो है रिसीट्स आएंगी और वो रिसीट जो है एक्सपेंड की जाएंगी, खर्चे किए जाएंगे, राइट, ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दीज रिवेन्यू, और दूसरा उसके एक्सपेंडिचर उसी साल में। ज़्यादातर होता ये है कि जितने भी ये रिवेन्यू बजट होता है वो उसी करंट ईयर में कलेक्ट किया जाता है और उसी साल में ज़्यादातर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खर्च किया जाता है। सेकंड, कैपिटल बजट। तो इसमें कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, जैसे कि हमने कहीं से लोन वगैरह लिया हुआ है उस तरीके से। सो इट शोज द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो देयर फाइनेंसिंग पैटर्न। तो फाइनेंसिंग पैटर्न में यह है कि भाई कहाँ से हम फाइनेंस कर रहे हैं। भाई जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, अब जैसे पुल बनवाना है, एक ब्रिज की जरूरत है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि रिवेन्यू बजट से टैक्स वगैरह से बना पाए, उसमें हजारों करोड़ों की जो है तादाद में पैसे की जरूरत होती है। तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट? फाइनेंस करती है पैसा, किसी फॉरेन कंट्री से जो है उधार ले सकती है या किसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकती है। तो वो हम इसमें हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और इसके कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट। ओके, रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट क्या क्या है? रिवेन्यू रिसीट्स, यानी कि हम रिवेन्यू वाली साइड की बात कर रहे हैं। तो रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी कम होगी, यानी जिम्मेदारी कह सकते हैं लायबिलिटी, या इन फ्यूचर जो पैसा हमें वापस करना है। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई फ्रेंड है और आपने अगर उससे पैसा लिया है तो वो पैसा इन फ्यूचर आपको पे बैक करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी बन गई आपके ऊपर, एक जिम्मेदारी बन गई कि आपको इन फ्यूचर वो वापस करना है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपको पैसा ऐसे ही दे देता है कि चलो भाई आपकी मदद हो जाएगी, आप अपना यूज कर लीजिए खुद ही, तो उसमें फिर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है कि आप इन फ्यूचर उस पैसे को, उस पर्सन को, अपने फ्रेंड को वापस करेंगे। तो ये कहलाती है लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जैसे टैक्स का एक एग्जाम्पल ले लें या आप फीस का एग्जाम्पल ले लें, फाइन का ले लें। जैसे आप कहीं जा रहे हैं
और आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया, बाइक वगैरह से जा रहे हैं उस पर फाइन लगा दिया ट्रैफिक हवलदार ने, तो क्या होगा फिर कि आपके ऊपर कोई भी मतलब अब जो है गवर्नमेंट के ऊपर आप जो है कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि वो जो पैसा आप फीस या फाइन जो भी भर रहे हैं आप उस पैसे को आप गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर खर्च करेगी बाद में, या गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती है, राइट। तो वो कह रहा था कि ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसी तरह टैक्सेस के साथ में होता है कि टैक्स हमने पे कर दिया और टैक्स पे करने के बाद में अब हम ये जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट की कि वो जो पैसा हमने टैक्स के रूप में दिया है गवर्नमेंट को कि वो पैसा हमारे ऊपर ही गवर्नमेंट खर्च करे, उस पैसे को गवर्नमेंट जहां चाहे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। तो ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी बनी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इन फ्यूचर में उसे रिपे नहीं करना है, और नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ। यानी एसेट में जैसे कि गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, जैसे BSNL हो गया, रेलवे हो गया, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको भी सेल नहीं किया है, ठीक है, बिना उसको सेल किए उसके पास पैसा आ गया, ना गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स या शेयर वगैरह सेल किए हैं, बिना उसको जो है सेल किए हुए गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो ना तो गवर्नमेंट का कोई भी एसेट कम हुआ और ना गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बनी, तो उसको कहते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स। इजंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, तो रेवेन्यू रिसीट फिर आती कहां से है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आगे फर्दर आप देखेंगे चार्ट को कि वो डिवाइडेड है आगे, तो क्या है, टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होती हैं? टैक्स रेवेन्यू तो जो टैक्सेस से आता है, ठीक है नहीं, सो इफ इट कंपेराइजेस प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेविड बाय द गवर्नमेंट। तो जो टैक्स और ड्यूटी लगाई गई है आपके ऊपर, है ना, टैक्सेस तो हो सकता है कि डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, और तमाम तरह की ड्यूटी जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्री से कुछ मंगाते हैं सामान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटीज और ये सब जो है लेवी की जाती हैं सभी पर्सन्स पे। तो टैक्स रेवेन्यू वो टैक्सेस कहलाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो अब इन टैक्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इफ द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स, okay, liability to pay a tax and its burden falls on the same person, ठीक है, यानी कि जो टैक्स लगाया गया है, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो सेम पर्सन के ऊपर, उसकी जो लायबिलिटी भी उसी के ऊपर है और उसका जो बर्डन है, बोझ है कह सकते हैं, वो भी उसी पर्सन के ऊपर अगर पड़ता है तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं इनकम टैक्स का। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो कि मेरी इनकम पे लगा है सपोज, तो उस टैक्स को मुझे ही पे करना है, तो लायबिलिटी किसकी बन रही है? मेरी, और बर्डन उसका जो बोझ है ना, उसकी जो जिम्मेदारी है वो मेरी ही बन रही है, और मेरे ऊपर ही उसका जो है पूरा का पूरा बर्डन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब इस टैक्स को जो है कोई दूसरा, इवन माय ब्रदर और फादर, कोई भी इसको पे नहीं कर सकता अपनी इनकम से। वो चाहे कि हम कटवा देंगे वो टैक्स, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी ही इनकम से कटेगा, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पहली बात ये हुई। दूसरी चीज, डायरेक्ट टैक्स से जो है कोई भी पर्सन जो इनकम के क्राइटेरिया में उसमें नहीं आता है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब है कि जैसे जैसे आप जितना प्रोग्रेस करेंगे, जितनी तरक्की करेंगे, जितनी ज्यादा इनकम अर्न करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज अप टू 3 लाख पर ईयर अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर फिर टैक्सेस के स्लैब्स हैं अलग अलग, वो टैक्स की हम यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चैप्टर में किसी में होगा तो बताएंगे। तो जो टैक्सेस जितने भी स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। इसका मतलब जिनकी 3 लाख से कम इनकम है, ओके, यानी तकरीबन 25,000 के तकरीबन अगर पर मंथ है, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो वो तो बच गया इस टैक्स से। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स का एक ये भी फीचर है, तो इसमें कोई भी इंसान जिसकी इनकम उस दायरे में नहीं आती है वो बच सकता है। सेकंड इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इफ द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन्स। से फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक टैक्स देखे होंगे, टैक्सेस तुमने जो गुड्स से ऐसे कोई भी परचेज कर रहे हैं आप मार्केट से, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कोई भी कमोडिटी का प्राइस है आपने देखा होगा,
तो उसमें रहता है कि इंक्लूसिव ऑफ और प्राइस, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, चिप्स का पैकेट ले लीजिए, कुछ भी जो भी आप पसंद करते हैं, चॉकलेट वगैरह, तो उस पर लिखा रहता है छोटा सा ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो होता क्या है कि वो जो टैक्स है सबसे पहले जो है जो प्रोड्यूसर है उस कमोडिटी का, उसको प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है टैक्स। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक इंसान ने 1000 प्रोडक्ट बनाए, सपोज करिए 1000 चॉकलेट्स बनाई, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो भी प्राइस इसका रहा हो, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1000 रुपीज का ये जो है टैक्स और लगा दिया, तो वो क्या करेगा पर्सन कि उन 1000 रुपीज को पे तो कर देगा उस टाइम पे प्रोड्यूसर, लेकिन उन 1000 रुपीज को इन 1000 प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देगा, 1 रुपीज हर एक में जोड़ देगा, एक रुपया जितने का ये प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए 9 रुपए की थी ये एक चॉकलेट जो है इसमें, तो प्लस 1 रुपया टैक्स का जोड़ देगा, वो 10 रुपए की हो जाएगी ये, सपोज करिए। तो उसका पैसा तो निकल आएगा पूरे 1000 में, एक रुपया ऐड करके, लेकिन उसका फाइनली जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, डिफरेंट पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, देखिए है कि नहीं। तो लायबिलिटी एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन, अलग पर्सन पे पड़ रहा है, ठीक है, पहले किसी और ने पे किया, फिर जो है फाइनली कंज्यूम करेगा उस पर्सन, उस कमोडिटी को वो पे करेगा। लेकिन आप एक चीज ये देखें कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है इससे कोई भी नहीं बच सकता, इवन अ बेगर हैज टू पे द इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई बेगर भी है, अगर वो भी सपोज करिए बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है, तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस इनडायरेक्ट टैक्स से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। और एक और फीचर कि इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर, भाई जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर के ऊपर लगा, प्रोड्यूसर ने जो है ट्रेडर को के ऊपर कर दिया शिफ्ट, ट्रेडर ने जो है होलसेलर के ऊपर, होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर, फाइनली रिटेलर ने जो है कंज्यूमर से वो जो है टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये शिफ्टेबल होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स शिफ्टेबल नहीं होता है, राइट। एंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जैसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स है आपका, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि वैट है, वैट लगता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। इसके अलावा आप ले सकते हैं एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में। सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू रिसीट्स के। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स में तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही थी और ना कोई एसेट कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, लायबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है किसी से भी, चाहे वो आरबीआई से लिया हो, कमर्शियल बैंक से लिया हो, फॉरेन कंट्री से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, तो लायबिलिटी बनी कि गवर्नमेंट को इन फ्यूचर द अमाउंट हैज टू पे बैक, राइट, यानी कि फ्यूचर में वो पे बैक करना पड़ेगा वो अमाउंट। तो ये लायबिलिटी बन गई गवर्नमेंट के ऊपर एक। या फिर रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट, या फाइनेंशियल एसेट कम हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोई अपना इंस्टीट्यूशन सेल आउट कर दिया, आजकल देख रहे हैं तमाम चीजें सेल कर रही है गवर्नमेंट, तो वो सेल कर दिया, या गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह शेयर कर दिए, सेल कर दिए, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने मान लीजिए रेलवे को सेल आउट कर दिया, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का अब जो है सोर्स नहीं रहा रेलवे, तो उसका फाइनेंशियल एसेट कम हुआ। तो यहाँ पे पैसा तो आ जाएगा, रिसीट तो हो जाएंगी, कैपिटल रिसीट, पैसा आ जाएगा, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल एसेट है वो कम होंगे, या गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। जैसे उसने उधार लिया हुआ है कहीं से पैसा, तो लायबिलिटी बन रही है, पैसा तो आ गया, लेकिन इन फ्यूचर वो वापस भी करना है, एक जिम्मेदारी भी है उसकी, उसके ऊपर बोझ भी बन गया वो।
तो इसकी ये सोर्सेज हैं कि कैपिटल रिसीप्ट हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। पहला तो है मार्केट बोरोइंग्स। मार्केट बोरोइंग में जैसे देखा होगा आपने, ऑक्शन के थ्रू जो है गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को ऐसे सेल आउट कर देती है, तो उससे पैसा आ जाता है, ठीक है। अदर बोरोइंग्स एंड लोन्स, अब बैंक ने जो है लोन वगैरह ले रखा है, चाहे वो आरबीआई से लिया हो, राइट, चाहे वो कमर्शियल बैंक से लिया हो, चाहे वो आईएमएफ से लिया हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या अदर कंट्री के से लिया हो किसी से, ईटीसी, कहीं से भी उसने इस तरीके से लोन अगर लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ये अदर बोरोइंग्स में आ जाएगा, बोरोइंग्स एंड लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, जैसे इंडिया ने सपोज करिए किसी दूसरे कंट्री को लोन दे रखा था, जैसे चाइना को लोन दे रखा था, सपोज करिए पाकिस्तान को लोन दे रखा था, नेपाल को लोन दे रखा था। अब वो पैसा हमारे पास वापस आ गया, तो पैसा हमारे पास जब वापस आया तो हमारा क्या हुआ, एसेट कम हो गया, हुआ नहीं हुआ, एसेट कम हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास उससे इंटरेस्ट आ रहा था, राइट। अब कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम हमारा वो जो हम समझते थे कि भाई उसके पास भी पैसा है हमारा, वो वापस आ गया। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है इसीलिए कैपिटल रिसीव्स में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपनी कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट को सेल आउट कर देना, प्राइवेट को दे देना वर्किंग के लिए, या अपने जो बॉन्ड शेयर वगैरह वो इशू कर देना, तो उससे भी जो है हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन हमारे जो है फाइनेंशियल एसेट है वो कम हो जाएगा। स्मॉल सेविंग जैसे कि देखा होगा आपने कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स होती हैं, उसमें लोग जो है अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं, तो वो सेविंग्स इस्तेमाल कर ली जाती हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें पैसा जमा होता है लोगों का, उसको इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट, तो वो सभी जो है, लेकिन उसमें क्या है कि वापस तो करना पड़ेगा वो जिन लोगों का भी है वो बाद में, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। प्रोविडेंट फंड्स एंड अदर डिपॉजिट्स, अब प्रोविडेंट फंड वगैरह जैसे पेंशन प्लान के हैं या अदर प्रोविडेंट फंड के पैसे लोगों के कटते रहते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसे बाद में पेंशन वगैरह जो मिलता है, अभी तो पेंशन बंद है लेकिन कुछ स्टेट में लागू की गई है फिर से, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो लोगों के इकट्ठा रहते हैं पैसा, जो रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है वो, या जो पेंशन वगैरह के लिए जो पैसा कटता है वो सभी जो है इसमें आता था, प्रोविडेंट फंड्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। वो पैसा अगर गवर्नमेंट यूज कर लेती है अपने किसी भी काम में, तो वो कैपिटल रिसीप्ट में आएगा, क्योंकि वो बाद में लायबिलिटी बन जाती है, वापस करना है। एंड लास्ट अदर रिसीप्ट यानी कि किसी भी और सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, रिसीप्ट आ रही हैं, तो वो सभी जो हैं यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट में काउंट की जाएंगी। तो ये हमारे जो है रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो एक्सपेंडिचर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दो तरीके का था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आपने रेवेन्यू रिसीप्ट को समझा, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, ना तो कोई भी एसेट बनेगा गवर्नमेंट का ये यहाँ पे, क्योंकि जो पैसा खर्च किया जाएगा वो जैसे सैलरी वगैरह दे दी, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, उन सब पे खर्च किया जाता है ये, तो उससे कोई गवर्नमेंट का एसेट नहीं बनता है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई जैसे कर्जा जो है कम होता है, ये कर्जा वर्जा देने की वापस करने के लिए नहीं होता है, जो लोन दिया है कि लोन वापस कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते इससे हम। तो ना तो कोई भी एसेट जो है बन रहा है गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पर, और ना ही कोई भी लायबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो वो कहलाएंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ओके। तो ये दो तरीके के हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसमें ले सकते हैं जो आपके सेंट्रल प्लानिंग की जाती है, 5 ईयर प्लान्स पहले बनाए जाते थे, अभी जो है 2014 के बाद में जो है प्लानिंग बंद कर दी गई है, वो उसको जो नीति आयोग कर दिया गया है, तो प्लानिंग अब भी होती है लेकिन वो 1 ईयर की प्लानिंग होती है। तो उसमें जो प्लान के तहत जो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी खर्चा किया जा रहा है प्लानिंग के तहत, तो वो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी प्लानिंग नहीं की जाती है, जो मतलब जिनका कोई हिसाब किताब तय नहीं है बिल्कुल परफेक्ट, जैसे पेंशन दे देना, कितने लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी, मान लीजिए कितने लोग रिटायर हुए, और सैलरीज वगैरह दे देना, भाई जॉब्स क्रिएट हो गई तो सैलरी भी बढ़ सकती है, तो वो फिक्स नहीं होती है, तो वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है,
राइट। इसी तरह से इसके अगर एग्जांपल देखें तो आप ले सकते हैं इसमें, जैसे कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि सैलरीज ले लीजिए आप, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कह सकते हैं उसको, या पर्सन्स कह सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट दे सकते हैं इसमें आप, जो हैं इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कैपिटल का नहीं माना जाता है, इसी का माना जाता है जो लोन लिया हुआ है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, जो आपने लोन वगैरह लिया हुआ है उस पर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आप यहाँ पे लेंगे, या गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसको, तो ये सभी जो है हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे अब ये, कि इसमें हमारा एसेट क्रिएट होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने ब्रिज बनवा दिया, गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी परचेज कर ली, ये क्या हुआ, एसेट क्रिएट हो गया। या और रिड्यूसेस लायबिलिटी, और गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट लायबिलिटी कैसे कम होगी, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था सपोज करिए यूएसए से, गवर्नमेंट ने लोन पेमेंट कर दिया, वापस कर दिया, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में करने से उसकी लायबिलिटी कम हो गई गवर्नमेंट की, राइट। तो या तो इट क्रिएट एनी एसेट इन द कंट्री और रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन वही हो गया, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो प्लानिंग में हमारे सेंट्रल प्लानिंग होती है, वो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। नॉन प्लानिंग में कोई भी जैसे डिफेंस वगैरह से रिलेटेड कहीं पे खर्चा हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई किसी कंट्री से, उसमें जो बहुत सारा खर्चा हो गया, तो वो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, जैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे परचेजिंग ऑफ लैंड है, जैसे ज़मीन वगैरह परचेस कर रही है गवर्नमेंट किसी काम की, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या फिर कोई बिल्डिंग बना रही है या परचेस कर रही है, बिल्डिंग गवर्नमेंट बना सकती है, इसमें मशीनरी वगैरह परचेस कर रही है, ठीक है, मशीनरी वगैरह भी कैपिटल अकाउंट में लेंगे आप। कोई भी इक्विपमेंट परचेस कर रही है गवर्नमेंट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है पूरे बजट को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बस हम इसके टाइप्स और पढ़ेंगे बजट के, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।